आउट होना इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ऑक्सीटोसिन। मैंने बोला है, तुम्हें बोलना पड़ेगा, रिपीट करना पड़ेगा, बोलो। प्यूबर्टी के मैम टाइम ड्यूरिंग प्यूबर्टी एस्ट्रोजन के इन्फ्लुएंस में ग्रो करते हैं और प्रेगनेंसी के ड्यूरिंग प्रोजेस्टेरॉन और लैक्टेशन के बाद प्रोलैक्टिन होती है, प्रोलैक्टिन की। लैक्टेशन के दौरान प्रोलैक्टिन, मतलब ड्यूरिंग लैक्टेशन वो बनते हैं ना, और मतलब मिल्क इज सिंथेसाइज्ड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ प्रोलैक्टिन, मिल्क इज इजेक्टेड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ऑक्सीटोसिन और जीएनआरएच का पल्सेटाइल रिलीज होता है, समझे ये? यस मैम। जीएनआरएच का ज्यादा इफेक्ट आपको एलएच पे मिलेगा, एलएच का भी पल्सेटाइल रिलीज होता है, और तभी कई लोग जीएनआरएच को एलएचआरएच कहना प्रेफर करते हैं। वैसे एफएसएच एलएच को आप कलेक्टिवली गोनाडोट्रोपिन्स कहते हो, ये ग्लाइकोप्रोटीन के बने हुए हार्मोन है एंड दे आर प्रोड्यूस्ड बाय एडिनोहाइपोफाइसिस। आप अगर टेस्टोस्टेरोन का डायरेक्ट फीडबैक देखोगे तो सीधा हाइपोथैलेमस को जाता है, और एस्ट्रोजन का डायरेक्ट फीडबैक देखोगे तो सीधा किसको जाता है? एडिनोहाइपोफाइसिस। मेरे ख्याल से आपको पता है ये जितने भी स्टेरॉयडल हार्मोन्स होते हैं इनको बनाने वाली सेल्स में क्या ज्यादा होता है? एससीआर। आपके पास आपकी एनसीईआरटी है? यस मैम। यस मैम। खोलो फिर एनसीईआरटी आज। अच्छा मैं आपको ना ऐसे करती हूँ, मैं ना आपके साथ पहले तो मैं एनसीईआरटी खत्म करा दूँ। एनसीईआरटी से मेमोरी ग्लैंड, एक्सटर्नल जेनिटेलिया, फिर एनसीईआरटी में पहले गैमेटोजेनेसिस दी हुई है, फिर हम भी पहले गैमेटोजेनेसिस करेंगे, स्पर्म का स्ट्रक्चर, सेकेंडरी oocyte का स्ट्रक्चर, फिर हम मेंस्ट्रुअल साइकिल पे आएंगे। हमारे साइनॉप्सिस में पहले मेंस्ट्रुअल साइकिल, पर मेंस्ट्रुअल साइकिल को बहुत अच्छे से समझने के लिए बेटर है कि पहले आपको गैमेटोजेनेसिस आती हो, और गैमेटोजेनेसिस से पहले थोड़ा मेंस्ट्रुअल साइकिल पता होना चाहिए, वो मैंने आपको बता दिया, वो मैं रिवाइज ही करा दूंगी आपको, समझ गए? ओके मैम। और हम ये तीनों स्ट्रक्चर, ओवरी का स्ट्रक्चर, गैमेटोजेनेसिस या स्पर्मेटोजेनेसिस, मेंस्ट्रुअल साइकिल, हम इकट्ठे रिवाइज करेंगे। समझ में आ गया ना? बाद में फिर से, ताकि आपको कोई भी मुश्किल ना आए। आपको चैप्टर मुश्किल तो नहीं लग रहा? नो मैम। बेटा एक बात बताऊं आपको, होता तो कुछ भी मुश्किल नहीं है, सिर्फ ये कि करने का तरीका आना चाहिए, करने के लिए जुनून होना चाहिए। आपको ये बात पता है ना? ये सुनो, यस मैम। बहुत लोग ऐसे होते हैं बेटा, मतलब हम लोग तो, यू पीपल आर वेरी लकी, तुम्हें वो ऑड सर्कमस्टांसेस फेस नहीं करने पड़ते। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो पता नहीं कितने कितने ऑड सर्कमस्टांसेस के बावजूद कुछ ठान लेते हैं तो उसे करके दिखाते हैं। अभी पिछले इस साल ही देखा था मैंने, एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर है ना जिनकी बेटी मिस यूनिवर्स, यस मैम। यस मैम। है ना, ये सुनो, मिस इंडिया यूनिवर्स बनी है। तो वो बेसिकली ऐसा होता है कि जब कोई बंदा ठान लेता है ना तो ही वो आगे बढ़ता है, वो किसी भी सरकमस्टांस में हो। पॉइंट ये है कि अगर सब कुछ भी प्लेटर पे है फिर भी हम सोचते हैं नहीं है इसमें हमारे मजा ही नहीं। मेरे को कल किसी बच्चे का फोन आया आप ही की क्लास के, तो ये बता रहा था कि उसको, मुझे मजा ही नहीं आता ना, मेरे को खेल के मजा आता है, मुझे बॉल को उछाल के मजा आता है, मजा आता है, पर मुझे ये बताओ क्या बॉल को उछालने से करियर बन जाएगा? नो मैम। और मैं आपको एक बहुत क्लियर बात बताती हूँ, स्पोर्ट्स आर इवन हार्डर देन स्टडीज, अगर आपने उसमें करियर बनाना है ना। यस और नो? यस मैम। अगर आपको क्रिकेट में करियर बनाना है, चलो आपको मान लीजिए पहले तो 12 लोग होते थे, एक्स्ट्रा में ले लो, चलो 15 लोग होते थे, अब आप आईपीएल वगैरह लगा लो, मैक्सिमम टॉप 100 में पूरे देश में से पहुंचना पड़ेगा। यस और नो? मैक्सिमम बोला मैंने, पर जो पढ़ाई है वो इतनी हार्ड है भी नहीं। स्पोर्ट्स बहुत हार्ड है, वहाँ पे रिस्क बहुत है, ये पता नहीं क्या होगा, फिटनेस बहुत आगे आ जाती है। स्टडीज हमेशा आपको एक सेफ करियर देती है, और आपका प्रोफेशन तो सबसे अच्छा है, मुश्किल बहुत है पर है अच्छा, पता है ना? यस और नो? यस मैम। डॉक्टर बनने का जुनून होना चाहिए कि यस मैम हमने बेस्ट मेडिकल कॉलेज में पहुंचना है। और तुम्हें एक और बात बताऊं, बाय द टाइम तुमने डॉक्टर बनना है ना, 7 years अहेड, 7 years भी क्या, 8-9 years अहेड, एमएसबी करोगे, कोई और स्पेशलाइजेशन करोगे, 8 years अहेड बोल देती हूँ। 8 साल बाद मेडिकल सिस्टम बहुत इम्प्रूव होगा। पता है ना तुम्हें अभी कितना हो रहा है मेडिकल सिस्टम के लिए? यस मैम। मतलब जो ये पैंडेमिक है इसके लिए तो खैर हमारा देश तैयार ही नहीं है, कोई भी नहीं हो सकता, खैर कितना है ना कि कोई इतनी कैलेमिटी के लिए प्रिपेयर करना अपने आप को मुश्किल है, बट मेडिकल सिस्टम में बहुत इम्प्रूवमेंट्स हो रही है। और आपको लग रहा होगा कि एक कंट्री का मिलिट्री जितना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए उतना ही मेडिकल सिस्टम भी है ना। यस यस मैम। तो मेहनत किया करो,
बहुत मेहनत किया करो। अब आप एक काम करो, मैं आपके लिए पढ़ूंगी, आप 46 पेज पे आ जाओ। रेडी ऑल ऑफ यू? Yes, ma'am. मैम यस मैम। ये बच्चों की आवाजें आनी चाहिए, कुछ नहीं बच्चे बात करें। मैम एक अच्छा, डाउट था। जी बेटा। मैम मेल्स में कभी स्पर्म प्रोडक्शन बंद होती है? बेटे फीमेल मेल्स में स्पर्म प्रोडक्शन प्यूबर्टी से लेकर डेथ तक रहती है। ऑफ कोर्स चाहे काउंट कम हो जाए, एंड्रोजन डिफिशिएंसी बहुत आ गई तो हो सकता है, बट एक हेल्दी नॉर्मल मेल में स्पर्म प्रोडक्शन डेथ तक जाती है। फीमेल में ओवा प्रोडक्शन सीज हो जाती है एट द टाइम ऑफ मेनोपॉज। समझ गए? ओके, बिल्कुल। मैं पढ़ूं आपके लिए 45 पेज से एनसीईआरटी? बोलो। 45 की 46, ma'am. 46 46 पेज पे एक्सटर्नल जेनिटेलिया। द फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया इंक्लूड्स, बोलो। Mons pubis, labia majora, labia minora, clitoris. Okay, clitoris. Mons pubis is a cushion of fatty tissue which is covered by Semen and pubic hair. pubic hair. pubic area ही कहलाता है ना ये, तो pubic hair बोल सकते हैं ना। Yes, ma'am. Yes, नाम ma'am. में जो हेयर होते हैं वो एक्सिलरी हेयर। अच्छा ये बताओ, फीमेल्स में ये पॉइंट आपको लिखवा दूं मैं, एक्सिलरी और प्यूबिक हेयर दे आर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ Estrogen. एंड्रोजन्स। एस्ट्रोजन का फंक्शन नहीं है हेयर बनाने, तो फीमेल्स में भी एंड्रोजन्स होते हैं ना, Yes, ma'am. दे डेवलप अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एंड्रोजन्स। एंड्रोजन्स होते हैं मेल सेक्स हार्मोन्स, याद है तुम्हें? +1 याद है एंडोक्राइन सिस्टम? Yes, ma'am. मैंने उसमें एंडोक्राइन सिस्टम में आपको, मुझे याद है ये दिखाया था, इफ यू रिमेम्बर। मैंने कहा था करना नहीं है, +1 में भी Yes. कराया नहीं था, सिर्फ Yes, दिखाया था। ma'am. Yes, ma'am. इसलिए दिखाया था भी तुम्हें पता लग जाए, कोलेस्ट्रॉल से पहले प्रोजेस्टेरोन बनता है, प्रोजेस्टेरोन से ही इधर देखो ना एल्डोस्टेरोन, वहां से ही घूम गई ये कॉर्टिसोल, कॉर्टिसोल से फिर इधर से टेस्टोस्टेरोन, फिर ये हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन, मतलब ये टेस्टोस्टेरोन, फिर उससे एस्ट्रोजन। आप समझ गए ना, मेल्स में प्रोजेस्टेरोन होएगा कि नहीं होएगा? Yes. होएगा मैम। प्रोजेस्टेरोन से ही सारे हार्मोन बन रहे हैं ना, फिर टेस्टोस्टेरोन। तुम्हें याद है मैंने कहा था जिनको पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम होता है वहां ये आगे का मेटाबॉलिज्म होता है, Yes. Yes, ma'am. टेस्टोस्टेरोन ही बनाना शुरू हो जाती है, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन से ही एस्ट्रोजन बनते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट एस्ट्रोजन का नाम क्या बताया था? Estradiol. Estradiol. जी जी बिल्कुल सही है। तो एक्सिलरी प्यूबिक हेयर डेवलप होते हैं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एंड्रोजन। Labia major, they are the fleshy fold of tissue. They extend from mons pubis and they surround the vaginal opening. क्या ये कहना गलत है कि labia majora surrounds the vaginal opening? No, ma'am. No, ma'am. सबसे बाहर का कवर तो labia major ही है ना, yes or no? Yes, ma'am. Major are of course surrounding the vaginal opening, and beneath the labia major there are another folds which are called, Labia minora. हालांकि vaginal opening तो इसके अंदर है, तो labia minora के भी वो अंदर है। पर अगर मैं ये कह दूं कि labia majora surrounds the vaginal opening, क्या इस लाइन में कोई गलती है? No. No, ma'am. The opening of the vagina is partially covered by a membrane which is called Hymen. Hymen. a tiny finger-like structure which lies at the top junction of labia minora above the urethral aperture is called, Clitoris. okay, the junction of two labia minora above the urethral opening, ये urethral opening होती है ना। फिर आप मुझे बताओ, हाइमन वैसे is often torn at the time of first intercourse, insemination, coitus, कुछ word use कर लो। However, it can also be broken and during a sudden fall या कोई इंसर्शन ऑफ टैम्पन्स, तुम्हें दिखाए थे ना टैम्पन्स का डायग्राम, Yes, ma'am. Yes, ma'am. हॉर्स राइडिंग, साइक्लिंग, कभी भी। और इन सम फीमेल इट मे परसिस्ट इवन आफ्टर सेक्सुअल इंसेमिनेशन, सो दैट्स व्हाई दिस इज नॉट अ श्योर इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी। Virginity. लुक एट द डायग्राम। क्या आप बोलोगे कि रिब्स हैं, पेक्टोरलिस मेजर हैं, दे आर द पार्ट ऑफ मेमरी ग्लैंड्स? No, ma'am. फंक्शनल मेमरी ग्लैंड इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ, Female mammals. में कुछ अटपटा लगा? A functional mammary gland is a characteristic feature of all female mammals. गड़बड़ है इस लाइन में, it should be all adult female mammals. बच्चों में तो नहीं फंक्शनल होते ना,
बोलो। Yes, ma'am. तो इस लाइन को करेक्ट करना पड़ सकता है आपको, वहाँ आप सोचने लग जाओगे यार ये तो गड़बड़ है लाइन। सो ट्रू फॉल्स में आती है, इस लाइन को अंडरलाइन करो, ये लाइन तुम्हें करेक्ट करनी पड़ सकती है जब पेपर क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड होगा। सो इट्स अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ऑल फीमेल मैमल्स, तुम्हें पता होना चाहिए, ऐसा एनसीईआरटी ने लिखा है। मेमरी ग्लैंड पेयर्ड स्ट्रक्चर्स हैं, उसे ब्रेस्ट कहते हैं। इसमें ग्लैंडुलर टिश्यू और फैट है। कौन सा टिश्यू मेंशन नहीं किया इन्होंने? Fibrous tissue. Fibrous tissue. और ग्लैंडुलर टिश्यू ऑफ ईच ब्रेस्ट इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी लोब्स? 15 to to 20 To 20 lobes. क्लस्टर ऑफ सेल्स होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं? alveoli. Alveoli मिल्क बनाती हैं जो उन्हीं की कैविटीज में स्टोर हो जाता है। देन दे ओपन इनटू मेमरी ट्यूब्यूल, ट्यूब्यूल ओपन इनटू डक्ट, डक्ट दे फॉर्म ampulla, ampulla then comes out through the lactiferous duct. Lactiferous duct. ये सीक्वेंस बोलो जल्दी से। Memory Memory tubule, memory duct, memory ampulla, lactiferous duct, and then outside. वेरी गुड, एक्सीलेंट। 54 पेज पे आओ, वहाँ लैक्टेशन है, देखो मिला लैक्टेशन 54 पेज पे। Yes, ma'am. मैंने कहा था लैक्टेशन आने, लास्ट पैराग्राफ। मेमरी ग्लैंड ऑफ द फीमेल अंडरगो डिफरेंशिएशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, स्टार्ट प्रोड्यूसिंग मिल्क एट द एंड ऑफ द प्रेगनेंसी। द प्रोसेस इज कॉल्ड Lactation. help the mother in feeding the baby. The milk during the initial few days of lactation is called? Colostrum. बच्चा मेरे से पूछता है, अगर मैं पूछूं फर्स्ट मिल्क which comes after delivery, that is called? Colostrum. बच्चे क्या पूछते, कहते मैम फर्स्ट प्रेगनेंसी में ही आता है कोलोस्ट्रम, सेकंड प्रेगनेंसी में नहीं आता। ये क्या बात हुई? हर प्रेगनेंसी में और फर्स्ट मिल्क को कोलोस्ट्रम कहते हैं। इसका ये मतलब नहीं है अभी सेकंड मिल्क, आई मीन इनिशियल फ्यू डेज वो कोलोस्ट्रम ही रहेगा, समझ रहे हो ना? Yes, 2 ma'am. दिन 3 दिन कोलोस्ट्रम ही रहेगा, फिर वो नॉर्मल हो जाएगा। इनिशियल फ्यू डेज में जो मिल्क आता है उसे कोलोस्ट्रम कहते हैं, उसमें ढेर सारे एंटीबॉडीज होते हैं। और ब्रेस्ट फीडिंग ड्यूरिंग द इनिशियल मंथ्स ऑफ द इन्फेंट ग्रोथ इज recommended by doctors for bringing a healthy baby. If we want to raise up a healthy baby, तो हमें बेबी को बिगिनिंग में क्या देना चाहिए? Mother's milk. अच्छा एक बात बताओ, क्या IgA सिर्फ कोलोस्ट्रम में होता है या हर मिल्क में होता है? Colostrum. देखो ऐसे क्यों करते हो? कोलोस्ट्रम में IgA बहुत ज्यादा होगा ना बच्चे, क्यों नहीं होगा? मिल्क में एंटीबॉडी होता ही होता है। मिल्क में कौन सा एंटीबॉडी होगा? IgA. अब आप मिल्क की कॉम्पोजिशन सुनाओ मुझे जरा, कौन सुनाएगा? नया कोई बच्चा आएगा तो मुझे बहुत खुशी होगी, मेरा हर बच्चा मेरे लिए स्पेशल है। ग्रोथ तुम सबकी की ना हमने, तो हमें अच्छा लगेगा। विवेश, आर यू देयर? विवेश, और मैं जिससे भी बात करूं मुझे उसकी जवाब चाहिए, नहीं तो मैं सोचूंगी ही और शी इज नॉट सिटिंग इन द क्लास। विराल सिंगला, आर यू देयर? मिली महाजन, मिली, प्राप्ति, सिद्धाना, प्राप्ति, समृद्धि, सान्या, Yes, ma'am. Yes, ma'am. समृद्धि है? Yes, ma'am. समृद्धि आंसर करो बेटा। Ma'am, मिल्क की कंपोजिशन बताओ आप मुझे अच्छे से। milk contains proteins like lactalbumin and casein, vitamins like potassium, sodium, and it is poor in iron and vitamin C, and it has sugar, lactose. शाबाश। पुअर इन विटामिन सी एंड आयरन का मतलब इसमें है, ऑफ कोर्स कम है, बट इट हैज। वापस एनसीईआरटी पे आ जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे गैमेटोजेनेसिस। आपको बोला था चैप्टर आना अप टू इम्प्लांटेशन, मतलब पता है एनसीईआरटी में कहाँ तक आना है? ये फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन तक, समझ गए ना? प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलप नहीं आनी, बस लास्ट में लैक्टेशन आना है, समझ गए ना? 3.6 नहीं आएगा आपका इस टेस्ट में ना, 3.5 तक आएगा। मेंस्ट्रुअल 3 टॉपिक है, आप समझ लो मेन, एक तो मेंस्ट्रुअल साइकिल, एक गैमेटोजेनेसिस और एक फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन। तो ये बड़े बड़े टॉपिक है, कंसेप्चुअल टॉपिक है। इस बार थोड़े से हम टाइट है, बट मुझे लगता है कि तुम बहुत अच्छा कर जाओगे ना? Yes, ma'am. तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, टेस्टिस Testes and ovaries. and ovaries in female, they produce gamete. मैं एनसीईआरटी से पढ़ रही हूँ, पेज नंबर 3.3 and the topic is gametogenesis. आपको एनसीईआरटी वाला gametogenesis पहले पढ़ा दूँ? Yes, ma'am. Yes, ma'am. स्पर्म और ओवा का फॉर्मेशन गैमेटोजेनेसिस कहलाता है। टेस्टिस में जो इमेच्योर मेल जर्म सेल्स हैं वो स्पर्म बनाती हैं बाय प्रोसेस कॉल्ड Spermatogenesis.
by a process called Spermatogenesis. और spermatogenesis start होता है at the time of puberty. puberty. याद है? Yes. डेथ तक जाता है. और जो oogenesis है वो एम्ब्रियोनिक लाइफ में स्टार्ट होता है एंड वो फिर डिसकंटिन्यूअस है, रुक रुक के होता है और वो खत्म हो जाता है spermatogenesis एक continuous process है और वो कब स्टार्ट होता है? Puberty. Out of spermatogenesis and oogenesis, which one is a continuous process? Spermatogenesis. Spermatogonia, चाहे आप spermatogonium बोल दो, singular gonium होता है, पता है ना? Yes, ma'am. Present on the inner wall of seminiferous tubule, they multiply by mitosis, they increase in their number. Each spermatogonia is diploid and it contains how many chromosomes? 46 chromosomes. Some of the spermatogonia, they enlarge and they are called primary spermatocyte. बोलो क्या बोलते हैं उनको? Primary spermatocytes. They periodically undergo meiosis. तो जो primary spermatocytes हैं वो periodically क्या दिखाते हैं? Meiosis. Primary spermatocytes complete meiosis 1, which is a reductional division, leading to the formation of two equal cells and which are having 23 chromosomes, and you call them as अच्छा. Before I start this with you, आप मुझे सारे बच्चे बताना किसी को इसमें कोई प्रॉब्लम है कि meiosis जो होती है उसके दो पार्ट होते हैं, meiosis 1 and meiosis 2. जो बच्चे नहीं आए हैं या अपना ही पुराना बच्चा जो भूला हुआ है, किसी को कोई डाउट हो meiosis के इस पार्ट में कि meiosis के दो पार्ट होते हैं, बताओ कौन कौन से? Meiosis 1 and meiosis 2. Very good. I'm glad more and more students are participating. Meiosis 1 के बाद हमेशा दो सेल्स बनती हैं और सपोज एक सेल में 46 क्रोमोसोम है. 23 and 23. दोनों में meiosis 2 होगा और अल्टीमेटली 4 सेल्स बन जाएंगी, पता है आपको? Yes, ma'am. और हर सेल में 23 chromosomes. फिर आप कहोगे इनमें और इनमें फर्क क्या है? इनमें पेयर थे. इसमें DNA अमाउंट अभी भी 2C 2C है. था. इसमें CC हो गया. C. पेरेंट में भी कितना होता है? 2C. 2C. meiosis 1 जब हो चुकी होती है तो जो सेल्स बनती हैं उनमें क्रोमोसोम नंबर पेरेंट सेल के कंपैरेटिवली हाफ हो जाता है, बट DNA कंटेंट पेरेंट सेल के कंपैरेटिवली हाफ नहीं होता. जब उन्हीं में meiosis 2 होता है तो DNA अमाउंट भी हाफ हो जाता है और एज कंपेयर करोगे तो क्रोमोसोम नंबर तो हाफ हो ही चुका है. क्रोमोसोम नंबर दोबारा हाफ नहीं होता. meiosis 2 का पर्पस सिर्फ DNA की अमाउंट को हाफ करना है. सच्ची बताओ ये सबको याद है अच्छे से? Yes, ma'am. मैंने बहुत टाइम लगाया था सेल डिवीजन को, बट अगर मतलब आप भूले हुए हो तो ये अच्छे से याद कर लो और मुझे सुना भी दो ताकि मुझे भी तसल्ली हो जाए कि तुम्हें याद है. पूर्व बंसल आर यू देयर? शाबाश. पूर्व बंसल आंसर करो, इस पूरी चीज को रिपीट करो, समझाओ कि meiosis क्या होती है. meiosis 1 के बाद क्या चेंज आता है? meiosis 2 के बाद क्या चेंज आता है? सेल्स 2 से 4 हो जाते हैं. मतलब एक meiosis ओवरऑल देखो तो इस पेरेंट सेल से देखो ना, दिस पेरेंट सेल is a cell which undergo meiosis and result is 4 daughter cells each having half number of chromosome and half amount of DNA as compared to Parent chromosome. parent cell. पुत्र पेरेंट सेल में जितने क्रोमोसोम है या जितना डीएनए है डॉटर सेल में उसका आधा होता है. meiosis 1 के बाद बनने वाली डॉटर सेल्स में क्रोमोसोम नंबर तो हाफ हो जाता है इफ यू कंपेयर इट विद द पेरेंट सेल, बट डीएनए का अमाउंट हाफ नहीं होता. meiosis के दो पार्ट हैं, बताओ कौन कौन से? Meiosis 1 and 2. आपको पूरू वेरी गुड. पूरू आपके ओवरऑल क्या स्कोर रहा इस बार पहले टेस्ट में? कमाल कर दी पूरू आपने, वेरी गुड, बहुत बढ़िया. बागीशा? यस मैम. आप सुनाओ बेटा. ये मैम पहले meiosis 1 के टाइम पे क्रोमोसोम्स नंबर तो हाफ हो जाएंगे पर अमाउंट ऑफ डीएनए जितनी पेरेंट सेल में उतनी रहेगी और meiosis 2 के बाद अमाउंट ऑफ डीएनए भी हाफ हो जाएगी. बागीशा आपका क्या स्कोर था बेटा?
मेरा मैम ओवरऑल तो 590 रहा। ज़ूलॉजी में अच्छा था, ज़ूलॉजी में मैम 170। ओवरऑल भी सारे सब्जेक्ट्स को खींचो और अच्छा करो। Okay, वैसे ma'am. 590 भी अच्छा है बट और अच्छा कर सकते हो Yes, आप, ठीक ma'am. है, शाबाश। अच्छा जी, तो ये बात आप सभी को समझ है। कोई बच्चा जो मेरे साथ ये दोबारा डिस्कस करना चाहता हो कि मियोसिस 1 और 2 में क्या होता है। 1 के बाद 2 सेल्स बनती हैं, वही 2 सेल मियोसिस 2 करेंगी तो 4 बनेंगी। और तुम्हें कुछ कुछ याद है, जब ओवा होता है ना तो एक ही ओवा बनता है, बाकी 3 क्या बनती थी, पोलर बॉडीज, बॉडीज स्पर्मेटोजेनेसिस है तो ये चारों के चारों क्या बन जाएंगे, फंक्शनल स्पर्म्स। स्पर्म्स। तो मियोसिस के बाद एक पेरेंट सेल से 4 स्पर्म्स बनते हैं, बट oogenesis की अगर मैं बात करूं तो एक पेरेंट सेल से एक ही ओवा बनता है और 3 बनती हैं पोलर बॉडीज और उनका फेट होता है डीजेनरेशन, है ना। यस Yes. वापस हम पढ़ रहे हैं। तो हमने कहा कि कुछ स्पर्मेटोगोनिया प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कहलाती हैं, वो पीरियोडिकली अंडरगो मियोसिस। कैसे मियोसिस करती है, पीरियोडिकली। Now, a primary spermatocyte ने meiosis 1 कंप्लीट की, जो रिडक्शनल डिवीजन है, और 2 हैप्लॉइड सेल्स बनाई जिन्हें आपने सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कहा। उत्तर, क्या आप इन सेल्स को हैप्लॉइड कहते हो? यस, ये हैप्लॉइड हैं विद रिस्पेक्ट टू क्रोमोसोम नंबर, बट ये ट्रूली हैप्लॉइड हैं बिकॉज इनमें डीएनए कंटेंट भी हाफ हो चुका है। तो आप इनको भी जो मियोसिस 1 के बाद बनती है उनको भी हैप्लॉइड ही बोलोगे, बट दे आर नॉट हैप्लॉइड विद रिस्पेक्ट टू डीएनए कंटेंट। ये बेचारी ये इनमें फिर वो भी हाफ हो गया, ये ट्रूली हैप्लॉइड है। ओके, फिर जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स हैं इनमें सिर्फ 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स ने मियोसिस 2 कंप्लीट की, 4 इक्वल हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स बने। स्पर्मेटिड में भी 23 क्रोमोसोम्स आ जाएंगे, आपको पता है। स्पर्मेटिड फिर चेंज होते हैं इनटू स्पर्मेटोजोआ व्हिच आर कॉल्ड स्पर्म्स। स्पर्मेटोजोआ का दूसरा नाम स्पर्म्स दिस प्रोसेस इज कॉल्ड Spermatogenesis. अरे मेरे बच्चे, Spermiogenesis. तुम्हें याद ही सर्टोली सेल एक फैक्टर बनाती है जो स्पर्मियोजेनेसिस में हेल्प करता है। Yes, ma'am. Yes, ma'am. आफ्टर स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्म हेड कहाँ एम्बेड हो जाता है, Sertoli cells में। और फाइनली जब स्पर्म सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से बाहर निकलते हैं उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, Spermiation. देखो अब जब तुम पढ़ोगे, तुमने मेरे साथ अभी रिवाइज किया ना, एक एक चीज लिखनी है, दोबारा से समझानी है, तुम्हें कितना हेल्प मिलेगा। इवन जिस टॉपिक को लोग टफ कहते हैं, तुम्हें बिल्कुल क्लियर है कि स्पर्मेटिड से स्पर्म के बनने के प्रोसेस को क्या कहते हैं, Spermiogenesis. स्पर्म्स जब सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से बाहर रिलीज होते हैं उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, Spermiation. की बात। और Yes, ma'am. तुम्हें पता है पहले प्राइमरी था, प्राइमरी में मियोसिस 1 हुआ, 2 सेकेंडरी बने, दोनों में मियोसिस 2 हुआ, 4 स्पर्मेटिड्स बने, वो डिफरेंशिएट हुए तो स्पर्म बना। यस, Yes, ma'am. अब देखो, अब अगला पॉइंट, एक एक वर्ड पे क्वेश्चन आता है उत्तर एनसीईआरटी के, ये दिस इज द वेरी 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 क्रूशियल पार्ट। अब देखो, स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट एट द एज ऑफ प्यूबर्टी। क्वेश्चन है, स्पर्मेटोजेनेसिस इज बिकॉज ऑफ द सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन व्हिच हार्मोन, Gonadotropin. प्यूबर्टी पे एकदम से किसमें बहुत राइज होता है, बताओ मुझे, GnRH. एक हाइपोथैलेमिक हार्मोन है, एंड जब जीएनआरएच बढ़ जाता है वो पिट्यूटरी पे काम करता है। पिट्यूटरी उसके बदले में 2 हार्मोन रिलीज करता है, एलएच एंड एफएसएच। यस, और हमें इसमें कितना कुछ पता है कि जीएनआरएच एक डायकापेप्टाइड है, उसमें 10 अमीनो एसिड्स होते हैं, उसका पल्सेटाइल रिलीज होता है, उसका ज्यादा इफेक्ट ऑफ कोर्स दोनों पे होता है, पर ज्यादा इफेक्ट किस पे होता है, हमें ये सब मालूम है। एलएच लेडिक सेल पे काम करता है, लेडिक सेल हार्मोन बनाती है एंड्रोजन, एंड्रोजन भी स्पर्मेटोजेनेसिस को स्टिमुलेशन देता है, पता है ना। यस मैम तुम्हारी क्लास में मैंने कल एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन और प्रोजेस्टेरोन के फंक्शन नहीं कराए थे, नहीं कराए ना, वो तो मैं पहले वही कराऊंगी, उसके बाद ये स्टार्ट करूंगी। एंड्रोजन स्टिमुलेट द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। एफएसएच किस सेल पे काम करता है, Sertoli cells. ओके। फिर सर्टोली सेल्स कुछ फैक्टर रिलीज करती हैं जो किस में हेल्प करता है, Spermiogenesis. यस, ये पढ़ा था कल आपने, ये वाला पूरा पैराग्राफ पढ़ाया था ना मैंने आपको, वो चार्ट बनाया था ना इसी का। यस मैम नेक्स्ट देखो, लेट अस एग्जामिन द स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। अब स्पर्मेटोजेनेसिस जब कंप्लीट होगा, हम पहले स्पर्मेटोजेनेसिस oogenesis करेंगे, साथ ही स्पर्म और सेकेंडरी oocyte का स्ट्रक्चर। अब स्पर्म का स्ट्रक्चर बता रही है एनसीईआरटी। स्पर्म एक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है जिसमें हेड, नेक, मिडल पीस एंड टेल होता है। तुम बताओ क्या क्या होता है,
Head, neck, middle piece and tail. neck, middle piece, tail. More, once more. Head, Neck, middle piece and tail. प्लाज्मा मेम्ब्रेन एनवेलप्स द होल बॉडी ऑफ द स्पर्म। ये लाइन में भी कुछ अटपटा है, टेल का कुछ पार्ट होता है जिसपे प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं है, बट तुमने इस लाइन को ठीक मानना है, अंडरलाइन करो। प्लाज्मा मेम्ब्रेन एनवेलप्स द whole body of the sperm. स्पर्म हेड कंटेन्स एन इलोंगेटेड हैप्लॉइड न्यूक्लियस। स्पर्म हेड में कैसी न्यूक्लियस होती है? Anterior portion is covered by a cap-like structure which is called Acrosome. acrosome is filled with Enzymes. that helps in the Fertilization of ovum. एक बार फिर से पढ़ते हैं। स्पर्म के 4 पार्ट, स्पर्म एक माइक्रोस्कोपिक है, ऐसे नेकेड आई से नहीं नजर आएगा। स्पर्म एक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है, उसके कितने पार्ट्स होते हैं? 4 parts. उन 4 पार्ट्स के नाम? Head, neck, middle piece and tail. Sperm head contains elongated haploid. Nucleus. Their portion is covered by a cap-like structure called Acrosome. acrosome is filled with enzymes that helps in Fertilization of ovum. middle piece has numerous Mitochondria. which produce energy for the movement of the tail and that facilitate the sperm motility. पता है ना? Yes, ma'am. Energy for the sperm movement is provided by mitochondria which are present in the middle piece. उसके बाद आप मुझे बताओ कि ह्यूमन मेल इजैकुलेट हाउ मेनी स्पर्म्स इन सिंगल इजैकुलेट? 200 to 300 million. और नॉर्मल फर्टिलिटी के लिए ये लाइन मैंने पिछले टेस्ट में करा दी थी। 60% शुड हैव Normal shape. Shape and 40% size should and have 40% vigorous motility. दोबारा बोलो। 60% 60% has normal shape. normal shape and size and 40% Vigorous motility. अगला भी तुम कर चुके हो। स्पर्म्स रिलीज फ्रॉम द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, दे आर ट्रांसपोर्टेड बाय Accessory duct. secretion of epididymis, vas deferens, seminal vesicle and Prostate gland. they are very important for maturation and Motility of the sperms. seminal plasma along with the sperms constitute semen. function of male sex accessory ducts is, बताओ क्या फंक्शन होता है? मोटिलिटी प्रोवाइड करना, ट्रांसपोर्ट Storage, nourishment and maturation. and they are maintained by androgens। पूरे मेल सिस्टम को मेंटेन कौन करता है? इनके Androgens. मैं क्वेश्चन देती हूँ। फंक्शन ऑफ मेल सेक्स एक्सेसरी डक्ट एंड द ग्लैंड्स, दे आर मेंटेन्ड बाय व्हिच हार्मोन? मेरा क्वेश्चन बताओ, प्यूबर्टी पे सडन राइज किस हार्मोन में आता है? प्यूबर्टी पे सडन राइज किस हार्मोन पे आया? एक्सेसरी डक्ट एंड ग्लैंड्स के फंक्शन को मेंटेन करने में कौन सा हार्मोन हेल्प करता है? Androgens. लो जी, स्पर्मेटोजेनेसिस स्पर्म का स्ट्रक्चर ये है। अक्षिका, यस मैम। मुझे ये स्पर्म का स्ट्रक्चर जरा देख के बताना, क्या क्या नजर आ रहा है आपको डायग्राम में? मैम स्पर्म में हमको इसके 4 पार्ट्स नजर आ रहे हैं। एक तो हेड पता चल रहा है इसका, एक मिडल पीस, नेक एंड टेल पार्ट। जो इसका मिडल पीस है उसमें सबसे ऊपर आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिख रही है बाहर? यस मैम। होल ऑफ द स्पर्म इज कवर्ड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हेड के टॉप पे आपको एक्रोसोम दिख रहा है? यस मैम, कप शेप्ड एक्रोसोम। जो एक्रोसोम है दैट इज अ पार्ट ऑफ हेड और दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ द हेड? पार्ट ऑफ हेड। और हेड में एक्रोसोम के साथ साथ न्यूक्लियस भी होता है व्हिच इज क्रोमोसोमल मटेरियल। हैप्लॉइड। फिर नेक आया, मिडल पीस में आपके पास सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं व्हिच आर कॉल्ड माइटोकॉन्ड्रिया। और लास्ट में आपको क्या नजर आ रहा है? टेल फॉर मोटिलिटी। बताओ, सच्ची बताओ, स्पर्म का स्ट्रक्चर मुश्किल है? नो मैम। कितने पार्ट्स हैं स्पर्म में? 4 parts. कौन कौन से? Head, neck, middle piece and tail. ये वाला सारा मैंने तुम्हें पहले ही करा दिया था। 60% वाला, चारों ग्लैंड किस किस की सिक्रीशन मैचुरेशन के लिए जरूरी है और हार्मोन्स के भी फंक्शन करा देती हूँ। नेक्स्ट पढ़ना आपने oogenesis। अब oogenesis भी तुम बहुत कर चुके हो मेरे साथ। कौन सा बच्चा यहाँ से साइनॉप्सिस से पढ़ना चाहेगा? मैंने गलती से बोला। मैं कौन आया था अभी? मैम लक्षिता। मैम गौरिश। नहीं, लक्षिता नहीं पढ़ेगी। मैम गौरिश। बोलो। गौरिश भी नहीं पढ़ेगा। मैं नहीं पढ़ेगी। मुस्कान। मैम जतिन।
रुको मैं सिलेक्ट करती हूँ। प्राप्ति, आर यू देयर बेटा? मैम उसका प्राप्ति सिदाना, ओके प्राप्ति नहीं है। हेलो सान्या है? सान्या क्लास में? यस मैम। सान्या आप पढ़ो बच्चे। मैं पहले ही बता दूं, पहले लोग सारे लोग सुन लो, मैंने बीच बीच में आप में से किसी से भी वीडियो ऑन करवानी है, आप बेड पे लेटे हुए नहीं होने चाहिए। मेरी तो रिक्वेस्ट है कि एटलीस्ट जब मैं कहूँ तब ऑन कर लिया करो। मैं किसी से भी बात कर सकती हूँ, तो क्लास छोड़ के इधर उधर बिल्कुल नहीं जाना। नेक्स्ट, हाँ जी सान्या स्टार्ट करो। Yes, ma'am. It is the formation of mature female gamete in the ovaries. Egg formation is initiated before birth, but is completed नहीं only आप after कहाँ से पढ़ रहे fertilization. हो? हम 48 पेज पे हैं बेटा। हम आपके हाथ नॉप्सिस में से नहीं पढ़ना। एनसीईआरटी से पढ़ना है। एनसीईआरटी ही पढ़ रहे हैं ना आज हम। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर फीमेल गैमीट इज कॉल्ड oogenesis, which is markedly different from spermatogenesis. ये एनसीईआरटी का पेज नंबर 48। आपने एनसीईआरटी खोली हुई है? Yes, ma'am. Process of formation of mature female gamete is called oogenesis, which is markedly different from spermatogenesis. Oogenesis is initiated during the embryonic development stage when a couple of million gamete mother cells oogonia are formed within each fetal ovary. No more oogenesis are formed and added after birth. These cells start division and enter into prophase 1 of the meiotic देखोगे ये ना division. फॉलिकल्स का स्ट्रक्चर है। हेलो, ये तुम्हें मैंने सारा पहले पढ़ाया हुआ, तो अभी मैं भी दोबारा पढ़ूंगी, तुम एक बार इसे रिकैप करो, बड़े ध्यान से सुनो। याद है बिफोर बर्थ ही फॉलिकल्स बनती है? यस मैम। यस मैम। चलो पढ़ो बच्चे, कंटिन्यू करो, शाबाश। And get temporarily arrested at that stage called primary oocyte. Each primary oocyte then gets surrounded by a layer of granulosa cells and is called the primary follicle. A large number of these follicles degenerates during the phase from birth to puberty. Therefore, at puberty, only 6,000, 80,000 primary follicles are left in each ovary. The primary follicles get surrounded by more layers of granulosa cells and new theca. The secondary follicle soon transforms into tertiary follicle, which is characterized by fluid-filled cavity called antrum. The theca layer is organized into an inner theca interna and outer theca externa. It is important to draw your attention that it is at this stage that the primary oocyte within the tertiary follicle grows in size and completes its first meiotic division. It is an unequal division resulting in the formation of large haploid secondary oocyte and a tiny first polar body. The secondary oocyte retains bulk of the nutrient-rich cytoplasm of the primary मतलब सेकेंडरी nutrient. बड़ा होता है, इसका क्या मतलब है? सेकेंडरी oocyte बड़ा होता है और वो दूसरा वाला छोटा होता है। छोटी वाली सेल को क्या बोला था? पोलर बॉडी। फर्स्ट पोलर बॉडी। इसमें स्पर्मेटोजेनेसिस के बाद बनने वाली सेल्स बड़ी छोटी नहीं होती। होती है। फर्क सिर्फ ये कि इनमें साइज मतलब न्यूक्लियर डिवीजन तो बराबर होगी, साइटोप्लाज्मिक डिवीजन बड़ी छोटी हो जाती है। ठीक है ना जी? आगे कंटिन्यू करो बच्चे। Secondary oocyte retains bulk of the nutrient-rich cytoplasm of the primary oocyte. Can you think of any advantage for this? Does the first polar body born out of his first mitotic division divide further or degenerate? At present, we are not very certain about this. The tertiary follicle further changes into the mature follicle or Graafian follicle. The secondary oocyte forms a new changes into Graafian follicles. तो इसका मतलब प्राइमरी फॉलिकल में, सेकेंडरी फॉलिकल में oocyte होगा, प्राइमरी oocyte। ठीक है? यस। टर्शरी में शुरू में प्राइमरी, बाद में सेकेंडरी और मैच्योर फॉलिकल में सेकेंडरी। आगे बेटा। Secondary oocyte forms a new membrane called zona pellucida surrounding it. The Graafian follicle now ruptures to release the secondary oocyte from the ovary by the process called ovulation. Can you identify major difference between spermatogenesis and oogenesis? मैम खत्म हो गया। सेकेंडरी oocyte अपने बाहर कौन सी मेम्ब्रेन बनाता है? Zona Zona pellucida।
अच्छा, गौरिश है क्लास में? गौरिश, यस मैम। गौरिश जरा ओवरी के एक एक लेबलिंग को बताओ जरा, क्या क्या दिखाया हुआ है ओवरी के स्ट्रक्चर में। आपको ओवरी का स्ट्रक्चर करा चुकी हूँ मैं? यस मैम। और ये सारे फॉलिकल्स आपको मैंने पहले ही करा दिए थे। कब कराए थे? पिछले टेस्ट टेस्ट में। पर वो आने इस टेस्ट में। ये टेस्ट बहुत लंबा होता है, तो 2-3 चीजें हम करा के रखते हैं ताकि हमारा टाइम थोड़ा सा सही रहे। बताओ मुझे ब्लड वेसल्स, पर मैंने तुम्हें बताया नहीं था पिछली बार भी टेस्ट में नहीं आना, नहीं तो तुमने पढ़ना ही नहीं था, है ना? ये पढ़ लेते। पढ़ पढ़ना ही था, क्योंकि तुम्हें मैंने बताया ही नहीं था भी टेस्ट में नहीं आना। अगर मैं बता देती तो तुम नहीं पढ़ते ना। इतनी कंसंट्रेशन से नहीं पढ़ते हैं पर टेस्ट मैम ऊपर से नजर मार लेते हैं। देखा तुम कितने खराब हो। अच्छा ये बताओ, लक्षित कौन? गौरिश, इसकी लेबलिंग बता बेटा सारी। मैम 3.7 फिगर में ना। यस, ओवरी का डायग्राम पूरा एक्सप्लेन करना है अभी। ओवरी के डायग्राम में क्या क्या नजर आ रहा है? पहले तो सब ब्लड वेसल्स नजर आ रही हैं, उसके बाद जो प्राइमरी फॉलिकल होता है, फिर उसके ऊपर जो न्यू ग्रैनुलोसा सेल्स बन जाता है, थीका लेयर बन जाती है, तो वो सेकेंडरी फॉलिकल बन जाता है। फिर वो इमीडिएटली टर्शरी फॉलिकल में चेंज हो जाता है, जिसमें थीका एक एक्सटर्ना हो जाता है, थीका इंटरना हो जाता है, और उसमें एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी आ जाती है एंट्रम, जिसमें कि ल्यूकर फॉलिकल फिल होता है। और जो ल्यूकर फॉलिकुलाए होता है, और जो फिर वो कॉर्पस बाहर जो निकलता है उसे, ओवरी से बाहर जो निकलता है उसे क्या कहते हैं? सेकेंडरी oocyte। सेकेंडरी oocyte। अंदर बचा हुआ कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम भी कुछ दिन बाद किस में चेंज हो जाता है? कॉर्पस एल्बिकन्स। स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis में क्या डिफरेंस है? कौन प्यूबर्टी पे शुरू होता है और डेथ तक रहता है? स्पर्मेटोजेनेसिस। कौन ऐसा है जो बर्थ से पहले शुरू हो जाता है, डिसकंटिन्यूअस है, रुक रुक के होता है? और oogenesis। आपको ये समझ आ गया कि ये डिसकंटिन्यूअस है? यस मैम। इसका मतलब है डिसकंटिन्यूअस का पहले शुरू हो जाता है, प्यूबर्टी से लेके मेनोपॉज तक चलता है, मेनोपॉज के बाद फिर बंद हो जाता है। नहीं, वो तो मेनोपॉज के तक भी रुका रहता है। तो मैं बताऊंगी, पहले प्राइमरी oocyte पे रुका रहता है, फिर सेकेंडरी oocyte पे भी रुका रहता है ना? वो अभी तो मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी, वो तुम्हें अभी नहीं पता। और आपने देखा कि फॉलिकल्स का एट्रीजिया होता रहता है। एट्रीजिया का मतलब होता है डीजेनरेशन। क्या मतलब है एट्रीजिया का? तो चलिए फिर आगे रीड करते हैं एक बार। इसी यहाँ तक ये देखो, दिस इज गैमेटोजेनेसिस। इसमें सेकेंडरी oocyte का स्ट्रक्चर नहीं दिया, हमने करना है। अब एक बार गैमेटोजेनेसिस मैं तुमसे क्वेश्चन पूछती हूँ, साथ साथ रिवाइज कराती हूँ, फिर हम अपने नोट्स पे आएंगे, ठीक है ना? अभी आप सोच सकते हो ये सारा तुम्हें अच्छे से बताओ, समझ आया? यस मैम। तुमने सारा रिटर्न में करना है, न्यूमेरिकल्स करने हैं इसके ऊपर, एमसीक्यूज करने हैं, एक एक चीज आपने इसके ऊपर करके रखनी है। मेरे ख्याल से कल का दिन पूरा, उसके बाद भी एक दिन इस पे लगेगा। देखो, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर फीमेल गैमीट इज कॉल्ड oogenesis। तेज आंसर, व्हिच इज डिफरेंट फ्रॉम स्पर्मेटोजेनेसिस। आज कब हुई? इन द एम्ब्रियोनिक पीरियड। और ओवरी में आपके पास कपल ऑफ मिलियन oogoneal mother cells are formed in each fetal ovary. No oogonia are added after birth. अगर बर्थ से पहले 2 मिलियन है तो बर्थ पे 2 लाख रह जाती हैं। ये सेल्स डिवाइड करना शुरू हो गई हैं और आके प्रोफेज 1 पे रुक गई हैं, और उसके भी डिप्लोटीन पे। किस पे रुकी हैं? डिप्लोटीन। और आप इन्हें प्राइमरी oocyte कहते हो। प्राइमरी oocyte के बाहर अ लेयर ऑफ ग्रैनुलोसा सेल आई स्ट्रोमा से, एंड आपने स्ट्रक्चर को बोला प्राइमरी फॉलिकल। A large number of these follicles they degenerate from birth to puberty. उसे एट्रीजिया कहते हैं। पर ये नहीं है कि डिजेनरेशन यहाँ तक रुक गई, डिजेनरेशन तो अप टू मेनोपॉज होती रह गई। At puberty 60,000 to 80,000 follicles are left in both the ovaries या each ovary. Primary follicle gets surrounded by more layer of granulosa cell and new theca. The structure is called secondary follicle. Follicle then changes into tertiary follicle, which is characterized by a fluid-filled cavity called Antrum. Theca is organized into theca externa and interna, जिसमें से cellular कौन सी है? Theca interna. And what are the main source of estrogen in graphene follicle? Theca interna and membrana glomerulosa. Excellent.
अच्छे बच्चे हो तुम. It is important to draw your attention that it is at this stage that the primary oocyte within the tertiary follicle grows in size, complete meiosis 1, unequal division बनी, एक बड़ी सी secondary oocyte और एक first polar body. जो secondary oocyte है उसमें बहुत सारा साइटोप्लाज्म रख लिया गया. और can you think of any advantage for this? आप पूछ सकती हो, मैंने पिछली बार पढ़ा था ये पर मैंने पूछा नहीं. बताओ क्या आपको इसका कोई एडवांटेज दिखता है? हम जब फर्टिलाइजेशन होगी फूड की जरूरत होगी एम्ब्रियो को स्टार्टिंग में. एक्चुअली ह्यूमन एग में नरिशमेंट योग तो होता नहीं, जैसे मुर्गी के अंडे में योग होता है ना जो तुम खाते हो. यस मैम. तो सारा नरिशमेंट ही तो है, इसमें योग नहीं होता. तो ये जो ज्यादा साइटोप्लाज्म है इसको रिटेन करने का फायदा ये है कि आपको ज्यादा साइटोप्लाज्म मिल जाता है जो डेवलपिंग ऑर्गेनिज्म के लिए चाहिए टू बिगिन विद. तो फिर फर्स्ट पोलर बॉडी बनती है मेयोसिस 1 से जो फर्दर डिवाइड करेगी या डिजेनरेट करेगी एंड वी आर नॉट श्योर. बताया था आपको जो फर्स्ट पोलर बॉडी है वो डिजेनरेट करती है या डिवाइड करती है हमें अभी क्लियर नहीं है. टर्शियरी फॉलिकल चेंजेस इनटू मैच्योर फॉलिकल व्हिच इज ग्राफियन फॉलिकल. सेकेंडरी oocyte forms a new membrane which is called Zona pellucida. आपको बताया था ये ज्यादा सही नहीं है. प्राइमरी oocyte अपने अराउंड ये बना लेती है जोना पेलिसिडा, बट तुमने क्या प्रेफर करना? Secondary oocyte. Graphene follicle now rupture. It releases the secondary oocyte from the ovary. The process is called ओवुलेशन. See, नीचे देखो प्यूबर्टी पे मेल्स में क्या दिखाया, स्पर्मेटोगोनिया में माइटोसिस हुआ और वो थोड़े डिफरेंशिएट भी हुए और क्या बन गए? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में मेयोसिस 1 हुई तो क्या बन गए? उनमें मेयोसिस 2 हुई तो क्या बन गए? फर्दर डिफरेंशिएट हुए तो क्या बन गए? इधर आ जाओ. यहाँ ओवम मदर सेल्स में माइटोसिस और डिफरेंशिएशन हुआ तो क्या बन गया? प्राइमरी और आप ये देख रहे हो ये सब फीटल लाइफ में हो रहा है. प्राइमरी oocyte का बनना देख रहे हो आप? ये अपनी मेयोसिस 1 शुरू हो चुकी है, रुक चुका है ये मेयोसिस 1 पे बर्थ से पहले ही. और बर्थ के टाइम पे जो स्ट्रक्चर है वो प्राइमरी oocyte ही होता है. फिर जब प्यूबर्टी पे इसमें मेयोसिस 1 होती है तो प्राइमरी oocyte से दो स्ट्रक्चर बनते हैं, एक सेकेंडरी oocyte और एक फर्स्ट Polar body. सेकेंडरी oocyte में जब मेयोसिस 2 होती है तो एक सेकंड पोलर बॉडी और एक Ovum secondary oocyte. फर्स्ट पोलर बॉडी भी अगर डिवाइड करेगी तो जो दो पोलर बॉडीज बनेगी उन्हें भी क्या कहोगे? सेकंड पोलर Secondary polar body. हम किस चीज के लिए बहुत क्लियर नहीं है एट प्रेजेंट Polar body degenerate करती है डिवाइड बन जाके. कि पोलर बॉडी डिजेनरेट करती है या डिवाइड करती है. वी आर नॉट वेरी श्योर अबाउट इट. अच्छा तुम्हें पता है ये जितने भी क्रोमोसोम का आएगा कंटेंट वो हम अपने उस पे लिखेंगे भी किस में कितना डीएनए है कितने क्रोमोसोम्स हैं वो हम अपने नोट्स में करेंगे. दिस इज रिगार्डिंग गैमेटोजेनेसिस जो आज और कल आपके टॉपिक होंगे और आपने उसे एनसीईआरटी से पढ़ भी लिया. ठीक है, कोई डाउट? लग रहा है कि थोड़ा थोड़ा आता है, मुश्किल नहीं है? यस मुश्किल तो नहीं लगेगा आपको, चिंता ना करो, मैं हूं ना. अगले पार्ट पे चलते हैं. अभी आपने कहा वैसे मैंने कल सारी क्लासेस में करा दिए थे फंक्शंस ऑफ टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, बट आप कह रहे हो आपकी क्लास में नहीं हुआ ना? हम आपने लिखने के लिए देते और उनको बता दिया था वो तो है बट मैंने आपको कहा था कि हमने ये लिखने भी हैं और ये मैंने आपको जब लिखवाने हैं तो मैं वर्ड्स में लिखवाऊंगी ना कि लाइनों में. मेरे लिए ये लिखना 1 मिनट का काम है बट मेरे बच्चों को ये अच्छे से याद होने में हमें लग जाता है थोड़ा सा टाइम. तो आपने पढ़े हैं, हम आप कह रहे हो हमने डिस्कस भी किए हैं, तो आप एक काम कीजिए, आप मुझे टेस्टोस्टेरोन के फंक्शन सुनाइए और मैं जिसे बोलूंगी, देखो डिसअपॉइंट नहीं करना बेटा, ये आप ही के लिए है. मेरा मकसद आप सबसे बात करने का इसलिए होता है भी कोई भी बच्चा चाहे वो शाय हो, वो नहीं आगे आता, तो एज अ टीचर एज अ मेंटर मेरी ड्यूटी है कि मैं आपको आगे लेके आऊं. तो देयर इज अ स्टूडेंट वानी मेहता. वानी मेहता, आर यू देयर? वानी, अगर आप बात नहीं करेंगी तो मुझे लगेगा आप क्लास में नहीं है. वंशिका, कौन आया, वंशिका या वानी? वानी, शाबाश. हाँ जी वानी, कोई डर तो नहीं लगता बेटा? नहीं ना? शाबाश. टेस्टोस्टेरोन के फंक्शन बताओ.
Ma'am, it regulates the development and maturation of male accessory sex organs. शाबाश। तो जैसे मैंने टेस्टोस्टेरोन के फंक्शन लिखने थे, मैंने पहला तो स्पर्मेटोजेनेसिस लिख दिया, डेफिनेटली होएगा, है ना। अब दूसरा वानी ने बता दिया कि डेवलपमेंट ऑफ मेल एसेसरी कैरेक्टर्स ना, मेल सेक्स कैरेक्टर्स, मेल सेक्स ऑर्गन बोला है ना, एसेसरी ऑर्गन, तो सारे ऑर्गन की डेवलपमेंट। थर्ड नेक्स्ट बताओ वानी। Ma'am, ducts और glands के functions. सारे उनके फंक्शंस हो गए। आगे। It stimulates muscular growth. वेरी गुड, बहुत ही अच्छा। मसल ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है। Growth of facial and axillary hairs. Low pitch of बिल्कुल, voice. मतलब मैं ये कह दूं कि मेल कैरेक्टर्स आगे है ना, मेल Yes. कैरेक्टर्स जिसे कहते हैं ना, मुस्टेचियस, बियर्ड। शाबाश मानिया, बहुत अच्छा सुना रहे हो। आगे बताओ। It stimulates erythropoiesis. क्या होता है एरिथ्रोपोइसिस? Formation of RBCs. एक्सीलेंट। और कोई फंक्शन आपको याद हो? Male. It controls the male sexual behavior, libido. वेरी गुड, लिबिडो भी ये कंट्रोल करता है। और एनाबॉलिक इफेक्ट होता है इसका ऑन प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, पता है ना, जो ये बॉडी बिल्ड करते हैं ना, प्रोटीन्स बनते हैं, इवन कार्बोहाइड्रेट्स भी, ग्लाइकोजन बनता है, तो एनाबॉलिक इफेक्ट होता है ऑन प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। तो मेरे ख्याल से इवन डिसेंट ऑफ टेस्टिस जो होता है, ये 6 हो गया, ये 7 हो गया, ये 8 हो गया। जो डिसेंट ऑफ टेस्टिस होता है एब्डोमेन में, वो भी किसके इन्फ्लुएंस में है बताओ मुझे? टेस्टोस्टेरोन। Testis in scrotum, that is under the influence of androgens। तो बताओ, आपको समझ आ गया कि स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प करता है, फीमेल सिस्टम का, मेल सिस्टम का पूरा डेवलपमेंट, देन इवन डक्ट्स और ग्लैंड्स के फंक्शंस, मेल में जो मसल ग्रोथ होता है, जो फेशियल हेयर आते हैं, आई मीन यू कैन से मेल एक्सेसरी कैरेक्टर्स, मेल ऑर्गन की डेवलपमेंट, एरिथ्रोपोइसिस, बॉडी बिल्ड होती है, प्रोटीन्स बिल्डअप होते हैं, और इवन टेस्टिस जब स्क्रोटम में जाते हैं। बताओ कोई डाउट किसी बच्चे को? कम से कम, वानी बहुत अच्छा सुना है बेटा आपने, कम से कम 4-5 बच्चे मुझे टेस्टोस्टेरोन के फंक्शन क्लियर करो, फिर मैं आगे बढ़ूंगी। तो बच्चा मैंने ही सिलेक्ट करना, रूल हो गया ये अपना। विराल सिंगला, आपने आंसर नहीं किया था, मैंने पहले भी बात की थी आपसे। पिनाक गर्ग, अच्छा पार्थ, पार्थ है, पार्थ, पार्थ बेटा, मैं आपको देखो, अब अगर कोई आंसर नहीं करेगा मैंने रिमूव कर दिया करना उसको, तो पार्थ मैं आपको रिमूव करने जा रही हूँ। पार्थ, आर यू देयर? कर दो रिमूव। इनको पता भी मैम ने करना नहीं है, हमें कह रहे हैं, तो डरते भी नहीं। मान्या, मान्या बेटा, मान्या, ओके। देन देयर इज अक्षिका, अक्षिका तो वही है अपनी वाली। हाँ अक्षिका, चल सुना टेस्टोस्टेरोन के फंक्शन। मैम टेस्टोस्टेरोन ही स्पर्मेटो, क्या हो गया? बोलूं मैम? हाँ हाँ बोल। ये स्पर्मेटोजेनेसिस के काम आता है, ये मेल के जो मतलब कि डक्ट्स होते हैं और ग्लैंड्स की फंक्शनिंग को भी मेंटेन करता है, मेल सेक्स ऑर्गन्स की भी, और वो प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स की मेटाबॉलिज्म करवाता है, उसकी फॉर्मेशन, मतलब एनाबॉलिक इफेक्ट देता है उसको, और इवन की टेस्टिस को जो स्क्रॉटम में डिसेंड करते हैं उनकी भी मदद करता होता है। एंड वो मेल सेक्स बिहेवियर, मतलब जैसे फेशियल ग्रोथ होना, शोल्डर्स का ब्रॉड होना, नहीं सारे नहीं, जो मेल वो तो सेक्स कैरेक्टर्स है, मेल सेक्स बिहेवियर होता है, सेक्सुअल अर्ज होना, सेक्स ड्राइव्स आना, तो जो सेक्स बिहेवियर है उसमें भी टेस्टोस्टेरोन ही इन्वॉल्व। यस, और इरिथ्रोपोइसिस के भी काम आता है, मतलब आरबीसीज की फॉर्मेशन। एरिथ्रोपोइसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस, पूरे मेल सिस्टम की डेवलपमेंट, मेल्स के कैरेक्टर्स, बिना रुके एनाबॉलिक इफेक्ट ऑन प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, सेक्स बिहेवियर, लिबिडो एंड डिसेंट ऑफ टेस्टिस। बहुत अच्छा, सबको हो गया ना याद? अक्षिका को भी याद हो गया ना बच्चे? यस मैम। यस मैम। अब आ जाओ एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के फंक्शंस। जैसे अभी आपको मैं बताऊंगी, ये चीजें ना आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल में भी बहुत हेल्प करेंगी, आपको सबको वैसे आता ही है। आप बताओगे फीमेल सेक्स बिहेवियर किस वजह से है? एस्ट्रोजन, प्रेगनेंसी कौन मेंटेन करता है? प्रोजेस्टेरॉन, तो आता है ये वाला बहुत अच्छे से, द वन विच मेंटेन प्रेगनेंसी, प्रोजेस्टेरॉन, अच्छा ठीक है, शाबाश। ऐसे हार्मोन का नाम बताओ जो फीमेल सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स के लिए है। एस्ट्रोजन, रट्टा नहीं मारना पड़ रहा ना?
नो मैम। ऐसा हार्मोन बताओ जो टेम्परेचर को रेज करता है, जो प्रोजेस्टेरॉन। अच्छा अब सोचना, जो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन है ना, ये ऐसे हार्मोन हैं, मैं बोलूं कुछ, ये ऐसे हार्मोन्स हैं, ये लाइन तुम्हारे दिमाग में अच्छे से घुस जानी चाहिए। मेरी आवाज सुन रही है? यस मैम। यस मैम। इनमें से जो एस्ट्रोजन हार्मोन है ना, वो मतलब दोनों ही हार्मोन वो ओवरी पे भी काम करेंगे, ये ओविडक्ट पे भी काम करेंगे, ये यूट्रस पे भी काम करेंगे। तो एक स्मार्ट बच्चा इनके रोल ओवरी पे भी याद करेगा, ओविडक्ट पे भी करेगा और यूट्रस पे भी करेगा। क्लियर? तो जैसे कि एस्ट्रोजन आया, अब जैसे देखो, तुम्हें सबको पता है कि जो फॉलिकल्स है वो एस्ट्रोजन बनाती है, और एस्ट्रोजन थोड़ा बहुत, मेन तो फॉलिकल्स को ग्रो को स्टिमुलेट करता है एफएसएच, बट ये एस्ट्रोजन भी फॉलिकल्स की ग्रोथ को क्या करेगा, फेवर करेगा। तो ग्रोथ ऑफ फॉलिकल्स में एस्ट्रोजन हेल्प करेगा ओवरी में। जो एस्ट्रोजन है इसके इन्फ्लुएंस में जो सर्वाइकल म्यूकस होता है ना सर्विक्स का, वो होता है थिन। अगर आप इसके कंपैरेटिवली प्रोजेस्टेरोन में देखोगे वो थिक हो जाता है, आपको वहां सर्विक्स में म्यूकस का प्लग बन जाता है। वो किसके इन्फ्लुएंस में बनता है? प्रोजेस्टेरोन। अच्छा, अगर आप फ्लोपियन ट्यूब्स देखोगे ना, तो ये फ्लोपियन ट्यूब्स का जो सीलिया होता है उसके मूवमेंट को फास्ट करता है, और ये फ्लोपियन ट्यूब के सीलिया के मूवमेंट को स्लो डाउन करता है। ये ऐसा हार्मोन है जो फॉलिकल्स की ग्रोथ करवाता है। अगर आप एंडोमेट्रियम पे देखोगे तो ये एंडोमेट्रियम ये पहले फेज में आता है। साइकिल का पहला फेज याद है आपको? दूसरा फेज proliferative phase. तो ये उस फेज में एंडोमेट्रियम को रिपेयर करता है, उसमें माइटोसिस करता है, उसका साइज बढ़ाता है, और ये एंडोमेट्रियम को थिक करता है, सिक्रीटरी करता है, ये करता है। इसके इन्फ्लुएंस में एंडोमेट्रियम बहुत सिक्रीटरी हो जाती है। ये ल्यूटियल फेज में आता है। कौन से फेज में आता है? ल्यूटियल फेज। ये कौन से फेज में आता है? Proliferative phase. जी, ये फर्क होता है। ये फीमेल सेक्स कैरेक्टर्स के लिए प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है। और आपको पता है जब प्रेगनेंसी को मेंटेन करना है तो एंडोमेट्रियम को थिक करना है, ग्लैंडुलर करना है, सिक्रीटरी करना है, और सीलिया के मूवमेंट को फ्लोपियन ट्यूब में स्लो करना है, सर्विक्स और वहाँ की म्यूकस को थिक बना देना है। और ये आप क्लियर है आपको कि ये थर्मोजेनिक हार्मोन और शायद आपने देखा था प्रोजेस्टेरोन से ही टेस्टोस्टेरोन बनता है, प्रोजेस्टेरोन से ही एस्ट्रोजन बनता है, प्रोजेस्टेरोन से ही बाकी स्टेरॉइडल हार्मोन्स बनते हैं, पता है ना? यस मैम। अब बताओ, सच्ची सच्ची याद हो गया? तो अपने लास्ट पॉइंट बताया था एंडोमेट्रियम वाला, मैम प्लीज इसे पहले उससे पहले आप सुनाओ मुझे कोई बच्चा कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के कौन से 4 फेज पढ़े आप? मैम लक्षिता। नहीं लक्षिता नहीं, कोई और बेटा? दिवांशु। दिवांशु बता मेंस्ट्रुअल साइकिल के 4 फेज। हम पहले ब्लीडिंग फेज, प्रोलिफरेटिव या फॉलिकुलर फेज, फिर ओव्यूलेटरी फेज एंड देन ल्यूटियल या सेक्रेटरी फेज। ये 4 नाम चल लक्षिता तू सुना दोबारा। ये देखो मेंस्ट्रुअल साइकिल इतना सा आना, इतना सा गैमेटोजेनेसिस ओवरी से पहले ही होना चाहिए, नहीं तो नहीं समझ आता। तब भी ये कराना पड़ता है बच्चे को। हमने मेंस्ट्रुअल साइकिल पूरा पढ़ना है, बट तुम्हें कितना मेंस्ट्रुअल साइकिल आ गया? तुम्हें पता है ओवुलेशन 14 डे पे होती है, तुम्हें पता है ओवुलेशन के बाद वही ग्राफियन फॉलिकल टूट के क्या बन जाती है? कॉर्पस ल्यूटियम। ये नहीं पता है कि शुरू में एंडोमेट्रियम टूटेगी, फिर रिपेयर होगी, रिपेयर इस फेज में होगी, और वो किसके इन्फ्लुएंस में होगी? एस्ट्रोजन। ये भी पता है बाद में साइकिल के एंड में ल्यूटियल फेज में एंडोमेट्रियम बहुत थिक हो जाती है, ग्लैंडुलर हो जाती है, सिक्रेटरी हो जाती है, किसके इन्फ्लुएंस में होगी? प्रोजेस्टेरॉन। इस फेज में सर्वाइकल म्यूकस थिन होती है और ल्यूटियल फेज में सर्वाइकल म्यूकस थिक होती चली जाती है। अच्छा, इसमें सिलिया का मूवमेंट स्लो होता है और ल्यूटियल फेज में सिलिया का मूवमेंट फास्ट होता है। ऐसा हार्मोन जो प्रेगनेंसी के लिए तैयार करता है कौन सा हार्मोन? प्रोजेस्टेरॉन। ऐसा हार्मोन जो सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स, फीमेल सेक्स एस्ट्रोजन। इवन फॉलिकल्स की ग्रोथ में पता है एफएसएच करता है, बट जब ये ग्रोइंग फॉलिकल्स एस्ट्रोजन रिलीज करती है वो भी फॉलिकल्स को ग्रो करने में असिस्ट करता है। समझे कुछ? बोलो। यस मैम। तो अब आप में से कोई बच्चा मुझे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के फंक्शन सुनाएगा और उसका नाम है। अब देखो, अगर मैंने बोला और वो बच्चा नहीं आया, इसका मतलब वो बच्चा नहीं बैठा।
ओज गर्ग है बच्चा कोई? ओज, ओ जेड जेड? पिनाक गर्ग, पिनाक, आर यू देयर? सपनप्रीत, सपनप्रीत, कितने बच्चे हैं जो आंसर ही नहीं करते ना? आकृति, फटाफट से सुना दो एस्ट्रोजन के फंक्शन। यस मैम। जी बेटा। एस्ट्रोजन मैम फीमेल सेक्स बिहेवियर में वर्क करता है और सेकेंडरी सेक्स फैक्टर मेंटेन करता है, फिर ग्रोथ ऑफ फॉलिकल्स एंड फेलोपियन सीलिया की मूवमेंट को ये पास करता है, सर्वाइकल म्यूकस को थिन बनाता है एंड एंडोमेट्रियम को रिपेयर करता है प्रोलिफरेटिव फेज में। बिल्कुल सही। अच्छा एक बात पूछूं आपसे, आप मुझे बता सकते हो मेंस्ट्रुअल साइकिल के 4 फेजेस के नाम? यस मैम। बोलो। फर्स्ट फेज इज that is bleeding and second is the proliferative phase, third is ovulatory phase and fourth phase is luteinizing phase. ल्यूटियल फेज, जिसको सिक्रेटरी फेज भी कहते हैं। ल्यूटियल फेज का दूसरा नाम क्या होता है? सेक्रेटरी अच्छा फेज। अच्छा एक बात बताओ, स्पर्मेटोजेनेसिस, अब हमने इसके बाद स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis स्टार्ट करना है, बताया ना हमने। इसके बाद ये हार्मोन्स के अकाउंट हो गए हमारे। अब हमें कौन सा टॉपिक पढ़ना है बताओ? फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म को क्या कहते हैं? Spermatogenesis. फॉर्मेशन ऑफ ओवा को क्या कहते हैं? Excuse me मैम। oogenesis। जी बेटा, एक्सक्यूज्ड। मैम ये जो आपने पॉइंट बताया सर्वाइकल म्यूकस वाला कि वो एस्ट्रोजन उसे थिन करता है और प्रोजेस्टेरोन थिक, मैम उसकी सिग्निफिकेंस क्या है? बहुत प्यारी सिग्निफिकेंस है बच्चा, बहुत ही अच्छी। सीलिया के मूवमेंट की भी सिग्निफिकेंस है। अच्छा एक बात बताओ, ओवुलेशन किस डे होती है? 14 डे आफ्टर मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो आप मुझे ये बताएं कि 14 डे पे होती है ओवुलेशन, तो सेकेंडरी oocyte अपने रिलीज के बाद सिर्फ 1 दिन तक वायबल रहता है, और जो स्पर्म्स है वो अपने रिलीज के बाद 1 से 2 दिन तक। यस मैम। अब इसका मतलब ये हो गया कि एक्चुअली फर्टिलाइजेशन तो तब होनी है अगर स्पर्म अवेलेबल है ना? ये सुनो, ओवुलेशन के 1 या 2 दिन के बीच में स्पर्म अवेलेबल है। तो ये बॉडी की अपनी सर्वाइवल अडेप्टेशन है। शुरू में जब स्पर्म आता है ना, वो स्पर्म का मूवमेंट फास्ट करता है, म्यूकस भी थिन होता है तो आराम से स्पर्म अंदर जा सकते हैं, और लाइनिंग का सीलिया भी फास्ट होता है, वो स्पर्म वहां तक पहुंचा देते हैं फ्लोपियन ट्यूब्स तक। बट अगर बाद में स्पर्म की जरूरत ही नहीं है, सपोज प्रेगनेंसी हो चुकी है, तो भी वो सेफ्टी है कि अगर बाहर से कोई चीज ना जाए, तो सीलिया का मूवमेंट भी स्लो रहेगा, म्यूकस भी थिक हो जाएगी ताकि स्पर्म्स अंदर जा ही ना पाए। दोनों तरह से प्रोटेक्शन है, वैसे भी रिक्वायर्ड नहीं है। बट अगर वो तो आपकी, नॉर्मली क्या होता है कि जो जैसे कोई भी फीमेल है ना, उसके साइकिल्स का क्या सीक्वेंस होता है कि पहले एंडोमेट्रियम टूटता है, फिर एंडोमेट्रियम रिपेयर होता है, फिर ओवुलेशन के बाद एंडोमेट्रियम अपनी हर महीने तैयारी करता है। किसके लिए तैयारी करता है? इम्प्लांटेशन के लिए। वो अलग बात है कि जब इम्प्लांटेशन नहीं होता तो ये अपने आप से शेड हो जाता है। पर अगर इम्प्लांटेशन हो और ऊपर से कंसेप्टस आ जाए, तो बेड तैयार होना चाहिए कि उसने यहाँ पे क्या होना है? इम्प्लांट। बात समझे आप? यस मैम। तो ये स्पर्मेटोजेनेसिस, मतलब ये अभी मैंने आपको बताया, ये जो हार्मोन्स हैं ये इनका यही रोल रहता है बच्चे, कि भाई वो बॉडी में वो सारे फीचर्स ले आए विच आर रिक्वायर्ड एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट। ठीक है मैम, प्रेगनेंसी के इनिशियल डेज में मैम इंसेमिनेशन सेफ होती है या नहीं होती? कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट वो मतलब म्यूकस थिक होती जाएगी ना। मान लीजिए फीमेल हैज कंसीव्ड और वो उसके बाद वो इंसेमिनेशन करते हैं, उनका सीमेन अंदर जाता भी है, तो उतना कोई हार्म नहीं हो सकता। हाँ, सपोज करो जैसे जैसे फीटस ग्रो करता है, देयर आर फ्यू प्रॉब्लम्स, फ्यू कॉम्प्लिकेशंस जो फीमेल को हैं, तो फिर हम रोक देते हैं कि नहीं, अभी आपने इंसेमिनेशन अवॉइड करनी है। ठीक है, ओके मैम। अच्छा आप बताओ, स्पर्मेटोजेनेसिस कहाँ होती है? Testes. Oogenesis starts in ovaries but completes in ओविडक्ट्स। तुम्हें पता लग जाएगा कैसे? मैंने ये दे दिया है टॉप बात, ये पूरा समझाऊंगी अच्छे से। ये तो शुरू की समरी से लिख दी ना, जो तुमने अभी से एनसीईआरटी से पढ़ी है। कंपैरिजन भी क्लियर हो गया। और आपको मालूम है स्पर्मेटोगोनिया किस में चेंज होगा?
प्राइमरी 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 स्पर्मेट। एक होमवर्क दे दूं, यस करके आओगे? आपने सिर्फ साइनॉप्सिस से ये पूरा टॉपिक गैमेटोजेनेसिस का सिर्फ रीड करके आना है। देयर इज नो नीड टू राइट एनीथिंग। और oogonia किस में चेंज होता है? प्राइमरी oocyte। प्राइमरी oocyte याद है? oogonia प्राइमरी oocyte में और स्पर्मेटोगोनिया प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में। एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट डिवाइड होके कितने सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनाता है? 2 स्पर्मेटोसाइट। याद है? यस मैम। और डिवाइड भी करता है थ्रू मियोसिस 1 और 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट देता है। ओके, एक प्राइमरी oocyte मियोसिस 1 जब करता है तो क्या बनाता है? 1 secondary One oocyte। secondary oocyte and one polar body. टाइनी पॉलर बॉडी। यस, ये सिर्फ सेकेंडरी oocyte एक ही बनता है और एक बनती है, उसको कहते हैं फर्स्ट पोलर बॉडी। याद है? Polar body. फर्स्ट पोलर बॉडी। तो दो सेल्स इक्वल नहीं बनी, ये दोनों सेल्स कैसी हैं? इक्वल। अनइक्वल। ये बड़ी है, दिस इज लार्जर, दिस इज हैविंग मोर साइटोप्लाज्म, दिस इज स्मॉलर, दिस इज कॉल्ड फर्स्ट पोलर बॉडी। पता है ना? ये क्या यहाँ पोलर बॉडी बनती है? नो मैम। यहाँ पे पोलर बॉडी फॉर्मेशन अकर। पोलर बॉडी को पोलोसाइट कह सकती हूँ? यस मैम। यस मैम। अच्छा एक बात बताओ, एक स्पर्मेटोगोनिया से या एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से यहाँ कितने स्पर्म्स बनेंगे? 4 या फ्रॉम वन स्पर्मेटोसाइट will form 4 sperms, but यहाँ पे 1 oocyte will form 1 ovum। पूरा प्रोसीजर लिखना है हमने। हमें पता है बाकी 3 अगर बनती हैं, सेल्स तो 4 ही बनेंगी, बट ऑब्वियस है वो सारी होंगी, क्या होंगी बताओ? पोलर बॉडीज। स्पर्म्स माइन्यूट होते हैं और उनमें योक नहीं होता, दे आर योकलेस। योक का क्या मतलब है? नरिशमेंट के लिए कुछ भी। और स्पर्म्स मोटाइल होते हैं। जो ओवा होता है ना, दैट इज मच लार्जर, दैट मे हैव योक, वो अलग बात है, ह्यूमन वाले में नहीं होता, दे आर नॉन मोटाइल। ओवा लार्ज होता है, नॉन मोटाइल होता है और इट हैज मे और मे नॉट हैव योक। ह्यूमन में योक नहीं है, वैसे बाकी एनिमल्स के ओवा में होता है। योक है क्या? नरिशमेंट बेसिकली। ये टेस्टिस में ही शुरू हुई और टेस्टिस में ही फिनिश हो गई। ये शुरू कहाँ पे हुई बताओ मुझे? ओवरीज और जाके ओवरीज में, फैलोपियन ट्यूब्स में पूरी हुई। कौन सा डिसकंटीन्यूअस प्रोसेस है? oogenesis। कौन सा कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है? स्पर्मेटोजेनेसिस। कौन सा बड़ा वेस्टफुल प्रोसेस है? Oogenesis. ये तुमने बोल दिया, पर मैं समझाऊंगी कल कैसे। ये कॉन्टिन्यूअस है, यहाँ स्पर्म्स मिलियंस में बनते हैं, ये बड़ा वेस्टफुल प्रोसेस है, ये डिसकंटीन्यूअस प्रोसेस है और ये प्यूबर्टी टू डेथ रहता है एंड ये बिफोर बर्थ शुरू हो जाता है और अप टू मेनोपॉज। रुक रुक के होता है बट रहता है अप टू मेनोपॉज। कुछ आइडिया लगा? यस मैम। बट डोंट वरी, ये सारा हमने दोबारा करना है, आप पढ़ के आएंगे अच्छे से। बाकी कल करते हैं, बहुत टाइम हो गया। ओके जी, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू Thank you, ma'am.